Today we are going to discuss about electromagnetic induction. So electromagnetic is clearly representing that something which combines the two fields, electricity and magnetism, means some quantity from the electrical quantities and other should be from the magnetic quantities, must be linked in this phenomena. Induction is a process which is happening without having physical contact. मीन्स जब भी दो चीज़ों के दरमियान कोई इफ़ेक्ट शेयर हो जाए लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आपस में फ़िज़िकली राब्ते में ना हो तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फ़िज़िकली टच ना हो रही हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक क्वांटिटी के चेंज से, वेरिएशन से, और जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और जिसमें मैग्नेटिक क्वांटिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता। इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किसने किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। दोनों ने इंडिपेंडेंटली जो है यूके में और यूएसए में ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर लिए थे एक्सपेरिमेंटली कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं ईएमएफ वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम एक इस तरह से एक कॉइल ले रहे हैं कि लेट्स से ये एक कॉइल है। अब इस कॉइल के साथ हम कोई इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जो सबसे बेसिक होता है, उसे हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। और यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से निकल रही होंगी और वो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाजमी नहीं है कि ये जो मैं 2-3 शो कर रहा हूँ यही हों, लेकिन काफ़ी सारी भी हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा, मतलब उसके साथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स का, इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कोई ना कोई ताल्लुक है, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर इस मैग्नेट को हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके लिए बढ़ेगा, तो मतलब चेंज है। या फिर आगे ले जाके फिर हम उसको वापस लेके आएँ तो फिर डिक्रीज़ होगा, तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ की जो प्रोडक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, ऐसा नहीं कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें एक एक्सपेरिमेंट में 1 सेकंड के लिए उतना चेंज करें, दूसरे में आप 1 घंटे के लिए उतना चेंज करें तो दोनों में ईएमएफ सेम होगा। नो, टाइम के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इस वजह से हम कंबाइन में क्वांटिटी कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी बेसिस पे हमें इक्वेशन ये मिल जाती है कि ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये है एक्चुअली फैराडे लॉ, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द बेसिक लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो क्वांटिटी है आपको ये नज़र आ रही है, ये क्वांटिटी इसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल के अंदर जितने टर्न्स होंगे वो हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर कोई कॉइल है जिसमें 2 टर्न हैं, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट बेसिकली ईएमएफ इज़ डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे वो चीज़ डिपेंड करती है। तो यहाँ से आप अगर आपको चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताई जाए, टाइम बताया जाए और उसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बताए जाएँ, तो you can determine the induced EMF, that what is the amount of induced EMF produced in the coil। कॉइल के अंदर कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ओके जी, अब इसकी बेसिस पे हम
एक MCQ ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंज बाय 2 × 10⁻³ Weber in 10 seconds. If the number of turns of coil are 10, what is the induced EMF produced in the coil? ठीक है जी। तो हम इस तरह से एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पॉसिबली कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changed by 10⁻³ Weber in 10 seconds. If number of turns of the coil are 10, then what is the induced EMF produced in the coil? ऑप्शन ए में मैं लिख देता हूँ कि 10⁻² वोल्ट, ऑप्शन बी 10⁻³ वोल्ट, ऑप्शन सी 10⁻1 वोल्ट, ऑप्शन डी 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है ना ऑप्शंस हैं। अब सिंपली आपने कैलकुलेट इसी तरह से करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपसे पूछा गया है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, 10 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, 10⁻³ मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज, और सेकंड 10 ये कैंसिल हो गया, 10⁻3। सो इट इज़ रियली सिंपल। ठीक है, कोई इसमें इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके अब आ जाते हैं हम कि ये ईएमएफ कब तक रहता है। ठीक है, ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कब तक रहेगा। इसके लिए हमारे पास कंप्लीटली एक स्टेटमेंट अवेलेबल है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, दैट लास्ट्स सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब तक वो ईएमएफ रह सकता है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज ज़ीरो हुई तो ईएमएफ विल बिकम ज़ीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज के साथ उसका रिलेशन है। तो इट मीन्स दैट EMF that is produced in the coil or conductor that will remain until the change of magnetic flux is there। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज ख़त्म तो ये चीज़ भी जो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ नहीं रहेगी। ओके, इसको अगर हम MCQ के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF produced in the coil or conductor lasts so long, मैं रिपीट करता हूँ, induced EMF produced in a coil or conductor lasts so long as option A flux is constant, option B flux is zero, C flux is changing, D फ्लक्स, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि चेंज इन फ्लक्स इज ज़ीरो। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन हमने दे दिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज ज़ीरो है। इनमें से कौन सी स्टेट में इंड्यूस्ड ईएमएफ रह सकता है कॉइल के अंदर।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर तभी रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, इसका मकसद है चेंज ज़ीरो। डी तो क्लियरली कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज ज़ीरो है। फ्लक्स जब ज़ीरो है तो इसका मकसद है चेंज नहीं है। तो इन ऑल दीज थ्री स्टेट्स मैग्नेट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नहीं होगा कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, लेकिन इस स्टेट में होगा। इस स्टेट में ही रह सकता है और किसी स्टेट में नहीं रह सकता। अब इस इक्वेशन के अंदर जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हम कहते हैं कि दिस इज लेंज़ लॉ। जो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है। या इस इक्वेशन को आपने इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा कि हम इस तरह से भी इसको लिखते हैं माइनस डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो एन फाई है ये एक क्वांटिटी बन गई जिसे कहा जाता है फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो ईएमएफ इन अ कॉइल और कंडक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है उसका नेगेटिव जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, आ जाते हैं नेगेटिव साइन पे कि नेगेटिव साइन क्या है। नेगेटिव साइन है लेंज़ेस लॉ, ठीक है। लेंज़ेस लॉ है ये। असल में लेंज़ेस लॉ क्या डिफ़ाइन करता है? ये डिफ़ाइन करता है कि जो नेचर है इस ईएमएफ की वो ये है कि ये हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जो चेंज इसे प्रोड्यूस कर रही होती है। EMF produced in the coil or conductor always opposes the change which give rise to it। मतलब ये EMF हर उस चेंज को अपोज कर रहा होता है जो इसे प्रोड्यूस कर रही होती है। इसका मकसद है कि जैसे हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया था कि ये कॉइल है और इसके साथ ये हमारे पास एक अवेलेबल है कि मैग्नेट है। ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये कॉइल है। अब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब जा सकता है और इससे दूर भी जा रहा है। इस स्टेट में करीब जा रहा है और इस स्टेट में दूर जा रहा है। तो जब ये करीब जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। आप दोनों चीज़ों को ले सकते हैं, एक मैग्नेट के करीब जाने को, दूसरा फ्लक्स के बढ़ने को। तो फ्लक्स बढ़ के यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ करंट भी, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होना है। करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रही होंगी। जब ये मैग्नेट इसके करीब जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ऐसी लाइन्स प्रोड्यूस होंगी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रही होंगी। और वो कौन कर रहा है? वो ये ईएमएफ कर रहा है। मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू अपोज द चेंज विच इज़ क्रिएटिंग इट। जो उसे क्रिएट कर रही है उसको ही अपोज करने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस अच्छा, दूसरी बात कि ये मैग्नेट को हमने इसके करीब करना शुरू किया तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या करेगी? वो भी इस मैग्नेट को रिपेल करेगी। जब इस मैग्नेट को रिपेल करेगी तो रिपल्शन मतलब ये मैग्नेट उसके करीब जाके इसको प्रोड्यूस कर रहा है और ये उसी को वापस धकेल रहा है, अपोजिंग। जब ये वापस आएगा तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो ऑलवेज अपोजिंग, हमेशा अपोजिंग नेचर होती है, जिसको हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। उसका एक स्टेटमेंट ही है सीधा साधा, ठीक है। वो ये है कि induced EMF produced in coil or conductor always opposes the change
which give rise to it. मैग्नेटिक जो चेंज है, जो भी चेंज है, मैग्नेटिक ले लें, मैकेनिकल ले लें, क्योंकि हमने मैकेनिकल पे भी डिस्कस किया, जो भी चेंज है जो प्रोड्यूस कर रही है ईएमएफ को, वो ईएमएफ उसी को अपोज करता है. दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ लेंज़ेस लॉ. जो लेंज़ेस लॉ है उसका मेन आइडिया यही है, और इसका कोई जो है ना मकसद नहीं है इस नेगेटिव साइन का, इस लेंज़ेस लॉ का. ओके जी. तो अब लेंज़ेस लॉ भी हो गया, उसके साथ साथ हमने फैराडे लॉ को भी डिस्कस कर लिया. अब हम आ जाते हैं कि जो ये फैराडे लॉ के नतीजे में हमें मिल रही है इंडक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके कोई टाइप्स भी हो सकते हैं या नहीं? तो डेफिनेटली टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले लेंज़ेस लॉ को एक और तरह से भी बयान किया जाता है जो कि एनर्जी के टर्म्स में होता है. ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में, वो मैं आपको समझा दूं कि एनर्जी के टर्म्स में लेंज़ेस लॉ को हम कैसे बयान करेंगे. ओके, लेंज़ेस लॉ को इस तरह से बयान करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, ये है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये इधर है मैग्नेटिक क्वांटिटी. ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटिटी है. अब ये नेगेटिव साइन बताती है कि अगर ये पॉजिटिव है, मतलब कोई साइन नहीं है, तो इसका मकसद है ये पॉजिटिव है. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये साइड डेफिनेटली नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड. क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ऐसे हुआ कि अगर एक साइड पे एक टाइप एनर्जी का बढ़ रहा है, पॉजिटिव मीन्स बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब कोई ना कोई एनर्जी कम हो रही होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली क्या डिफाइन कर रही है? नेगेटिव साइन डिफाइन कर रही है कि मैग्नेटिक एनर्जी इधर से जो भी है, यहाँ पे ये जो एनर्जी है इस साइड की, वो कंज्यूम हो रही होगी, ये बढ़ रही है. तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे ही हो सकती है, दोनों साइड पॉजिटिव नहीं हो सकती. आप ऐसा करें कि एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करें और आप कहें कि वहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी अब नीचे जाने से वो भी बढ़ रही है और काइनेटिक भी बढ़ रही है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसी तरह से एट द सेम टाइम यहाँ पे भी दोनों टाइप एनर्जी के बढ़ नहीं सकते. हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर एनर्जी, दूसरी किसी भी एनर्जी को कंज्यूम करने के सिवा ही प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा हो नहीं सकता. तो ये नेगेटिव साइन उस कंजप्शन को शो कर रही है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई फॉर्म दूसरा कंज्यूम हो रहा है. दैट्स वाई दिस नेगेटिव साइन इज़ नेसेसरी इन दिस लॉ. फैराडे ने ये नेगेटिव साइन नहीं दी थी, एक्चुअली ये लेंज ने डिफाइन किया था कि यहाँ पे नेगेटिव साइन ज़रूरी है. वो इस वजह से ज़रूरी है कि एक एनर्जी का फॉर्म कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी है. ओके जी. तो अब टाइप्स पे आ जाते हैं कि जो हमारे पास टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो कौन कौन से हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक होती है सेल्फ इंडक्शन और दूसरी होती है म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन, इसका क्या मकसद है, और जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका क्या मकसद है. सेल्फ इंडक्शन का मकसद होता है कि किसी एक ही चीज़ में, मतलब कॉइल हम कह रहे हैं, एक ही कॉइल हो, उसी में आप करंट चेंज करो. ठीक है, करंट चेंज करने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए. मतलब सेम कॉइल के अंदर सारे इफेक्ट हो रहे हों, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन. मतलब
एक ही कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट भी चेंज हो, उसी के अंदर फ्लक्स भी चेंज हो, उसी के अंदर ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाए, तो सारी की सारी चीज़ें उसी के साथ वाबस्ता हैं। सो दिस इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। जब हम इसको इस पॉइंटर को ऐसे कह लें कि मूव करवाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से इसके अंदर करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसी में हमें करंट चेंज होके मिल रहा है और इसी में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होके मिल रहा है। तो फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये जो कॉइल है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। क्योंकि यहाँ पे मैं रिलेशनशिप थोड़ा सा आपके लिए डेवलप कर देता हूँ कि ईएमएफ तो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से निकाल दें, डायरेक्टली आप इन चीज़ों को रिलेट कर दें, और जो कांस्टेंट है वो हमने एल ले लिया। सो दिस इज़ दी सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और इसमें जो ये कांस्टेंट है दिस इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, कि कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करने की कितनी सलाहियत मौजूद है। जितनी ईएमएफ प्रोड्यूस करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज़ दी सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस एबिलिटी है कॉइल की। तो सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इस तरह से लेता हूँ कि 2 volt EMF is produced in a coil due to the change of half ampere current in 0.25 seconds। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 2 volt induced EMF is produced in a coil due to the change of 2 ampere current, half ampere current within 0.25 seconds। Then what is the self inductance of the coil? मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं दरमियान में जो है ना वैल्यू आपको और बता गया। 2 volt induced EMF is produced in a coil due to the change of half ampere current in 0.25 seconds। Then what is the self inductance of the coil? आप सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की बता दें कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आप बताएं। ऑप्शन ए के 1 हेनरी, यूनिट मैंने नहीं बताया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 हेनरी, बी है हाफ हेनरी, सी है 2 हेनरी, डी है 4 हेनरी। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? हेनरी को अभी आप बस यूनिट के तौर पे ले लें क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। तो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? कैलकुलेशन आप इस इक्वेशन से करेंगे कि L इक्वल टू 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय हाफ एम्पेयर करंट डिवाइडेड बाय 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास
रिज़ल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से कि 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय, जब आप 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.25 के साथ, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलना है? ये 0.25 क्या है? 0.25 जो हमारे पास यहाँ पे 0.5 है उसका भी हाफ है। जब आप 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.25 के साथ तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2। ठीक है, रिजल्ट आपको 2 मिलना है। जब 2 मिलना है तो अब ये 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर अपॉन सेकेंड, तो ये हो गया 1, और जो भी यहाँ पे यूनिट बच रहा है इसको हम कहते हैं हेनरी। तो 1 हेनरी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल होगी इस गिवन कंडीशन में। लाजमी नहीं हमेशा 1 हेनरी ही हो, गिवन कंडीशन में। अब जो यूनिट है 1 हेनरी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो L इक्वल टू ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो इसको आप इस तरह से यूनिट के टर्म्स में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है, ये टाइम डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, करंट यहाँ पे डिवाइड करेगा, और इसको हम बोलते हैं हेनरी। 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल if 1 volt EMF is produced in the coil due to the 1 ampere current change within 1 second। 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट चेंज हो और उसकी वजह से 1 वोल्ट EMF प्रोड्यूस हो जाए, तो इसका मकसद है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? 1 हेनरी है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। ओके जी, अब सेल्फ इंडक्टेंस को एक और तरह से भी मेजर किया जाता है। वो असल में ऐसे होता है कि हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली सेल्फ इंडक्टेंस की, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं फैराडे लॉ के साथ। जब फैराडे लॉ के साथ हम कंपेयर करते हैं तो फिर हमें इक्वेशन मिल जाती है कुछ इस तरह से कि एन फाई इक्वल टू एल आई, या आई एल लिख दें, जिसकी बेसिस पे आपको एल की वैल्यू एन फाई ओवर आई से भी मिल सकती है। सो ज़रूरी नहीं कि सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए आपको ईएमएफ और करंट की चेंज बताई जाए। अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल और उसमें जो फ्लक्स है वो वैल्यू आपको गिवन है कि फ्लक्स इतना है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ टर्न्स इतने हैं और उसमें से करंट इतना जा रहा है, तो आप सेल्फ इंडक्टेंस मेजर कर सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर की जा सकती है इन क्वांटिटीज़ की बेसिस पे भी। मैं मिसाल ले लेता हूँ एक कि अ कॉइल हैज़ 1000 नंबर ऑफ टर्न्स, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के। अ कॉइल हैज़ 1000 नंबर ऑफ टर्न्स and produces 0.25 Weber flux when 2 ampere current passes through it। जब उसमें से 2 एम्पेयर करंट पास होता है तो वो 0.25 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा, जब उसमें से करंट पास होगा तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपके लिए जो है ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स विच प्रोड्यूसेस, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो प्रोड्यूस कर रही है 0.25 वेबर फ्लक्स
when 2 ampere current passes through it। ठीक है, जब उसमें से 2 एम्पेयर करंट पास होता है तो फिर वो इतना प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? आप सेल्फ इंडक्टेंस बता दें कि उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ऑप्शन ए में लिख लेते हैं हम कि दैट इज 125 हेनरी, बी में 1250 हेनरी, सी में 12.5 हेनरी, डी में 12500 हेनरी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, आपको ये बताना है। तो सिंपली इक्वेशन आपके सामने है, L इक्वल टू एन फाई ओवर आई। तो इसमें से आप L की वैल्यू 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है, मीन्स 10 टू द पावर 3 लिख लें, और ये 0.25 है तो उसको आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। तो इसको आप अगर सिंपल लेना चाह रहे हैं तो इस तरह से ले लें, 225 इंटू 10 टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसका मकसद है L विल बी इक्वल टू 125 हेनरी। तो सिंपली जो कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी 125 हेनरी। तो इस तरह से इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इक्वेशंस आपने दोनों जहन में रखनी है, एक L इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ करंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरी इक्वेशन L इक्वल टू एन फाई ओवर आई। तो दोनों इक्वेशंस आपके जहन में होंगी, होपफुली यू विल आंसर द क्वेश्चन। अब उसके बाद आ जाते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है और म्यूचुअल इंडक्टेंस वहाँ पे जो एबिलिटी है क्वाइल्स की, अब क्वाइल नहीं क्वाइल्स की, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिख रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें 2 क्वाइल होंगी जो नेबरिंग क्वाइल्स होती हैं। एक क्वाइल में से हम करंट पास करवा रहे होंगे और दूसरी क्वाइल में उसका इफ़ेक्ट जो है ना हम महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और दूसरी क्वाइल हमारे पास यहाँ पे है और उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जब इसमें से करंट गुजरेगा तो उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस जो हैं ज़रूरी नहीं कि इसी के पास रहें, वो यहाँ से भी उनका कुछ ना कुछ गुज़र होगा। तो वो फ्लक्स जो है दूसरी कॉइल के साथ, नेबरिंग कॉइल के साथ भी लिंक होता है। जब लिंक होता है तो अब अगर हम इसमें चेंजेस लाएंगे, इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में चेंजेस लाएंगे तो सेकेंडरी में भी चेंजेस आएंगी। जब सेकेंडरी में चेंजेस आएंगी तो सेकेंडरी में EMF प्रोड्यूस होगा। अब अगर एक कॉइल में चेंज ला रहे हैं दूसरी में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन दैट दिस इज़ म्यूचुअल, ये बाहमी कोई ताल्लुक़ है उनका। तो इस चीज़ को हम जब मेजर करते हैं तो फिर इसको मेजर ऐसे किया जाता है कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी, क्योंकि इफ़ेक्ट हमने इसमें मेजर करना है, इसमें नहीं, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, ये उसी कॉइल के लिए तो हम पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पे हमने ये डिस्कशन कर ली है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि एक कॉइल का इफ़ेक्ट दूसरी कॉइल पे क्या है। तो ये इफ़ेक्ट हमें स्टडी करना है। अब जब ये इफ़ेक्ट स्टडी करना है तो EMF सेकेंडरी कॉइल का और प्राइमरी कॉइल में करंट की चेंज डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, और नेगेटिव साइन वही, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाता है, नेचर सेम है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाता है वो M होता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। दिस M इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस।
और इसका एम का जो मेजरमेंट का तरीक़ेकार है वो भी सेम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी ओवर टाइम। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अब नाम आ गए। पहले था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ करंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अब आ जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल विद इन पर्टिकुलर टाइम। तो अब दोनों चीज़ों के नाम आ गए, तो इसका मकसद है ये म्यूचुअल हो गया। ठीक है ना, पहले एक ही कॉइल की सारी क्वांटिटीज़ थी, अब ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में है, करंट जो चेंज हो रहा है वो प्राइमरी में है, इस वजह से ये म्यूचुअल हो गया। यूनिट क्या आएगा, यूनिट सेम हेनरी आएगा। और यूनिट को डिफाइन करने का तरीक़ेकार भी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि 1 वोल्ट ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ 1 एम्पेयर करंट इन प्राइमरी कॉइल ड्यू विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए 1 एम्पेयर करंट चेंज होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ दी 1 हेनरी। ये 1 हेनरी क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अच्छा, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं फैराडे लॉ के साथ। तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक और इक्वेशन भी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं कि एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय आई पी। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और ऑन द बेसिस ऑफ करंट। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें से अगर हम एमसीक्यू लें तो एमसीक्यू का तरीक़ेकार सेम ही होगा, लेकिन एक हम लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि 2 कॉइल्स, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, 2 कॉइल्स विथ 1000 and 2000 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, 2 कॉइल्स हैं जिनके टर्न्स क्या हैं, टर्न्स रेस्पेक्टिवली। ओके, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2 कॉइल्स के। इफ 0.1 वेबर flux is produced in coil with 2000 turns due to the current of 10 ampere in coil of 1000 turns। ठीक है, what is the म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी। दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमें वैल्यू डिटरमाइन करना है कि वो कितना हो सकता है, तो मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिखता हूँ। ए 2000 हेनरी, बी 200 हेनरी, सी 20 हेनरी, डी 2 हेनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अब डिटर्मिनेशन, यहाँ पे दोनों कॉइल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि आप एक्सचेंज ना कर दें वैल्यूज़। अगर आपने एक्सचेंज कर दिए तो आंसर आपके पास जो है ना गलत आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे आपको लेबल लगाना है पहले कि प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है। वो कैसे पता चले? जिसमें से करंट पास हो रहा होगा वो प्राइमरी है। यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे तो 2 कॉइल्स विथ 1000 एंड 2000 नंबर ऑफ टर्न्स रेस्पेक्टिवली। 2 कॉइल्स हैं, एक के नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, दूसरी के 2000 है। इफ 0.1 वेबर फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल विथ 2000 टर्न्स, मतलब फ्लक्स बताया जा रहा है इसके लिए, ठीक है, ड्यू टू दी करंट ऑफ 10 एम्पेयर इन 1000 टर्न कॉइल। तो इसके अंदर करंट है, तो इसका मकसद है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की इक्वेशन है एन एस फाई एस ओवर में आई पी। तो आपने यहाँ पे 2000 प्लेस करने हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है सॉरी फ्लक्स है 0.1 और जो करंट है वो कितना है 10। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये 10⁻⁻1 है, ये भी ऊपर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, ठीक है, 20 हेनरी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, अब हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि जो हम एमसीक्यू लिखने जा रहे हैं वो हम एक फिगर बना के उसकी बेसिस पे जो है ना हम लिखते हैं। ये फिगर है जो कि बेसिकली पहले भी हम बना चुके हैं, उसी तरह की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपको नज़र भी आ रहे हैं, दैट इज़ 4। 4 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, अब हम लिखते हैं कि इन द गिवन फिगर इफ 2 Weber flux change within 1 second, then what is the current flowing through the galvanometer? ये फिगर है, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ 2 Weber flux change in the coil within 1 second, then what is the current flowing through the galvanometer? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एमसीक्यू है। तो मैं ये चीज़ लिखता नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है ना पिक्चर के फॉर्म में मैंने बना के दे दी है। तो सिंपली अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन लिख दें कि ऑप्शन जो है ना कौन कौन से पॉसिबली हो सकते हैं। तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए है कि 5/2 और ऑप्शन बी है 2/5, ठीक है जी, और ऑप्शन सी है कि 5/4, ऑप्शन डी है 4/5 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शन है।
तो अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, जस्ट कैलकुलेशन सिंपल है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। जस्ट हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि हमें डिटर्मिनेशन करनी कैसे है। ठीक है, चीज़ें सारी हमारे पास मौजूद हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हमने सब डिस्कस किए हुए हैं। इसको स्टेप्स में आप डिवाइड कर लें। स्टेप 1 कि आप ये बताएं कि आप करंट मालूम कैसे करेंगे। करंट डेफिनेटली आप V/R से मालूम करेंगे। तो इसका मकसद है, अब आपको दो चीज़ें चाहिए। दूसरा स्टेप कि आप रेजिस्टेंस मालूम करें, ठीक है, और आप क्या मालूम करें, वोल्टेज मालूम करें। ये दो चीज़ें मालूम करें। वोल्टेज मींस EMF। तो आपने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, आप इनके वैल्यू तक पहुंच गए तो करंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस, यहाँ पे यही डिसाइड करना है कि ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज़ में है। जब भी सिंगल पाथ होता है फ्लो ऑफ द चार्जेस के लिए तो उसे कहा जाता है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों सीरीज़ में कंबाइंड है। तो सीरीज़ में 15 और 5 20। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई कि रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओहम। वोल्टेज, EMF मींस वोल्टेज। तो वोल्टेज मालूम करने के लिए आपने N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी लेना है। फ्लक्स की इंफॉर्मेशन आप, नंबर ऑफ टर्न्स 4 हैं, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है 2, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। तो इसका मकसद है 8 वोल्ट। तो अब आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें 8 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका मकसद है 2/5। सो दिस इज़ द आंसर। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप करंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या सिंपली आप इस तरह से इक्वेशन बना लें कि EMF इक्वल टू N, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो EMF होता है I/R। तो आप यहाँ से I ले लेंगे कि N/R इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो R की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन करके डायरेक्टली इसमें पुट कर दें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ दी सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ेस लॉ, फैराडे लॉ, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। दैट इज़ शॉर्ट कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन उसमें नहीं होगी। हमने ट्रांसफार्मर पे डिस्कस करना है। जनरेटर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जनरेटर को भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम और भी एक डिस्कशन करेंगे कि एम्पियर्स लॉ से हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन करते हैं फॉर सोलेनॉइड और फॉर टोरॉइड, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि PMC के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्टर कहता है कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो ये उसकी बेस है, तो इसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से भी हो सकता है, बट वी विल गिव अ शॉर्टर टाइम टू दैट वन। हम ज़्यादा टाइम देंगे अल्टरनेटिंग करंट को, और जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है उसको, ट्रांसफार्मर को। ठीक है जी। सो होपफुली वी विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम।